नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी? सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। आज हम करने वाले हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटीपी से संबंधित प्रश्नोत्तर को हम करने वाले हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को जो है जरूर एक ग्रुप में शेयर करें। शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए, परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत जो है कौन सी उम्र के बच्चे आते हैं? आपके ऑप्शन है 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो देखिए, परवर्ती बाल्यावस्था से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उत्तर बाल्यावस्था को ही परवर्ती बाल्यावस्था कहा जाता है। और बाल्यावस्था जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, एक दूसरा जो है उत्तर बाल्यावस्था। तो जन्म से लेकर जो यौवन तक की आयु होती है उसे जो है हम बाल्यावस्था के रूप में जानते हैं। और आप कह सकते हैं 2 साल से लेकर जो है 10 से 12 वर्ष के बीच में जो है हम इसे जो है 10 से 12 वर्ष के समय को जो है हम 2 से लेकर 10-12 के बीच के समय जो है हम बाल्यावस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था की बात कही गई है। तो 2 से 6 वर्ष जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है और 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष आप कह लीजिए, ये जो है आपका परवर्ती बाल्यावस्था हो जाएगा, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की आयु होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड माफ कीजिएगा, फोर्थ आपका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो देखिए, आजर्व एक लड़का है जो जिसने क्या तर्क दिया कि भाषा विकास जो है व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली क्या कहती है कि ये जो है परिवेश से प्रभावित होता है, जो भाषा विकास होता है व्यक्ति में। तो देखिए, ये जो है सोनाली और आजर्व के बीच में जो है ये चर्चा किस विषय में है? तो आपके ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सततता तथा असततता अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो देखिए, आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद की चर्चा जो है सोनाली और आजर्व में चल रही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो देखिए, पुष्पा एक लड़की है जो है अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान जो है खुद से नहीं कर पा रही है। उन्हें जो है क्या करना पड़ रहा है, अपने साथी के मार्गदर्शन लेना पड़ रहा है और तब जाकर जो है समस्या का समाधान ढूंढ पा रही है, कर पा रही है। तो देखिए, उन्हें जो है क्या मिला, तो उन्हें हेल्प मिला, सहायता मिला। इसे हम कहेंगे सहारा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। और देखिए, पार्श्वकरण नहीं होगा, पूर्व क्रियात्मक चिंतन ये भी नहीं होगा, समीपस्थ विकास का चलिए जेडपीडी आपका होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। अगला देखते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि, देखिए, तो शिक्षक ने जो है, शिक्षिका ने क्या किया कि एक कमेटी के प्रधान आए थे, उन्हें जो है सभापति नहीं लिखा बल्कि उन्हें जो है सभाध्यक्ष लिखा। तो ये क्या संकेत करता है? आपके ऑप्शन से एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, नहीं, गलत हो जाएगा। भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, ऐसा नहीं, गलत है। एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ये आपका सही होगा, क्योंकि वे जो है लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ये भी नहीं हो जाएगा आपका। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। एक लिंग मुक्त भाषा का वो प्रयोग कर रही है, क्योंकि एक लिंग मुक्त भाषा का जो है प्रयोग कर रही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो देखिए,
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यक जो है इसलिए होती है क्योंकि ये यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, व सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? आपके ऑप्शन है स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। तो देखिए नैतिकता की जो है अनुपस्थिति होती है इस स्तर में, यानी कि बच्चे को जो है ये पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये किस स्तर में होता है? तो देखिए यदि आपने लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांतों को पढ़ा है तो इनके 3 है सिद्धांत, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, तो इनका जो है इसमें हर स्तर हर सिद्धांत में जो है 2 चरण आपके आएंगे, 2 स्तर आपके आएंगे। तो देखिए पहला वाला जो है प्री कन्वेंशनल, इसी में जो है आपका उम्र होता है 4 से 10 वर्ष के बीच में जो है ये स्टेज को बताई जाती है कोलबर्ग के अनुसार। तो इसी के अनुसार से जो है आपका स्तर 1 और 2 आएंगे, जिसमें जो है बच्चा का जो है नैतिकता का जो है अनुपस्थिति पाई जाती है, इसलिए स्तर 1 आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका थर्ड आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए प्रगतिशील समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ये आपका तो नहीं होगा, ये पॉजिटिव है। और देखिए बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो देखिए ये आपका थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। और देखिए कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव है। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी आपका सही है। तो इसमें देखिए आपको बताया गया कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो यही आपका इसमें ऑप्शन जो है सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 ही करेक्ट है। ठीक है, समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में जो है ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए अगला आपका प्रश्न है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए। देखिए आकलन किस लिए आवश्यक है? ग्रेड एवं अंकों के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा। जांच परीक्षण के लिए नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। प्रेरणा के लिए आपका पॉजिटिव हो रहा होगा इसमें। पृथककरण एवं श्रेणीकरण के उद्देश्य से प्रोत्साहन देने के लिए नहीं। पृथक करना, श्रेणीकरण करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं। अब परीक्षण ये भी गलत है, ग्रेड और अंकों के लिए भी नेगेटिव वर्ड है सभी। तो देखिए इसमें जो है प्रेरणा के लिए जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि अधिगम में आकलन जो है इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे जो है प्रेरित हो सके अपने अधिगम के प्रति, और ताकि वो जो है अच्छे से सीख सके और आगे बढ़ सके। तो प्रेरणा के लिए जो है आकलन की जाती है। और जो भी बच्चे में कमियां पाई जाती हैं आकलन के माध्यम से, तो उन्हें जो है उनका सही उपचारात्मक तरीका से जो है उन्हें उपचार करने की कोशिश की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन। तो देखिए प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ना, यानी कि आप में जो है पहले से कोई योजना है उसमें आप नई जानकारी को जोड़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? तो क्या आप किसी चीज को आत्मसात कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, साम्य धारण कर रहे हैं, या फिर समायोजन कर रहे हैं? तो देखिए आप जो है क्या कर रहे हैं इसमें आत्मसातकरण कर रहे हैं, यानी कि समावेशन कर रहे हैं। आपके पहले से जो है योजना थी उसमें जो है आपने, या कोई भी आपके पास पहले से जानकारी थी उसमें जो है आपने नई जानकारी को जोड़ लिया, तो आपने क्या किया, आत्मसात कर लिया, यानी कि आत्मसातकरण करना, समावेशन करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला है,
हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। तो देखिए ये तो नेचुरल है कि सभी व्यक्ति जो है अलग अलग होते हैं, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, सबका अभिरुचि अलग अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है। तो ये जो है किस सिद्धांत से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपका व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है, यानी कि आपका इंडिविजुअल डिफरेंस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि के सिद्धांतों से नहीं, वंशानुक्रम से ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को जो है हेरिडिटी से ही ये प्राप्त होता है कि वो जो है किस चीज में इंटरेस्ट आगे लेंगे। ऐसा नहीं कि जो मान लीजिए कोई बच्चा का माता पिता जो है फुटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी आगे जो है बच्चा फुटबॉल में ही इंटरेस्टेड रहेगा, क्रिकेट में इंटरेस्ट उसको नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये आपका नहीं होगा। पर्यावरण से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उनका जो आंतरिक प्रेरणा होती है, उनका जो अभिरुचि है, वो खुद से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस से, व्यक्तिक भिन्नता से। अगला हमारा प्रश्न है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा। तो देखिए मैंने बहुत बार समावेशी शिक्षा के बारे में आपको बताया है। समावेशी शिक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है क्या होता है कि सभी तरह के बच्चे जो भी किसी भी समूह से आते हैं, या जो बच्चे दिव्यांग हैं, उनके लिए जो है विशेष विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि वे जो है नियमित विद्यालयों में जो है जाकर अपना अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसे जो है हम समावेशी शिक्षा के रूप में जानते हैं। जो भी बच्चे हैं किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से आते हैं, या किसी भी प्रकार से दिव्यांग हैं, किसी भी तरह का उन्हें समस्या है, तो वे जो है अन्य सभी सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें हम जो है समावेशी शिक्षा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ है। इसमें देखिए आपसे बताया गया है कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, ठीक है। लेकिन परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर, यानी कि जो व्यक्ति जो है कोई गलती नहीं किया है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, नाराज होना है, ठीक है। तो सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए, यानी कि आप जो भी व्यक्ति है वो कुछ भी गलती नहीं किया है, लेकिन आप जो है उसके ऊपर उसे गलती ठहरा रहे हैं, उस पर नाराज हो रहे हैं, और लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि उसका सही के लिए, यानी कि उसका सही के लिए जो है, उसकी अच्छाई के लिए जो है आप ऐसा कर रहे हैं। तो इस तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो आप भी जानते हैं इस तरह से नाराज होना आसान नहीं होता है। देखिए ये पूछा क्या गया है, तो ये संबंधित है। तो किस विकास से ये संबंधित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन से संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास से। तो देखिए शारीरिक विकास से तो नहीं होगा, फिजिकल से कोई इसका नहीं है। संज्ञानात्मक भी आपका नहीं होगा, सामाजिक नहीं, ये भी नहीं होगा। तो देखिए इसमें इमोशनल विकास से हो जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट से आपका हो जाएगा, क्योंकि नाराज होना भावात्मक कार्य है। तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संवेगात्मक विकास से, इमोशनल डेवलपमेंट से ये जुड़ा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किसका एक लक्षण है। आपके ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो देखिए डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से संबंधित विकार की बातें इसमें आती है, और डिस्कैलकुलिया जो गणित के प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं, नंबर से संबंधित उनको दिक्कत होती है, ये सभी बच्चे उन डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आते हैं। डिस्ग्राफिया आपका सही हो जाएगा, जो लिखने से संबंधित योग्यता में कमी को जो है प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा।
आपके ऑप्शंस हैं भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? नहीं आपको बताना है इसमें। तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं भाषा, नहीं भाषा तो प्रभाव डालता है, और देखिए सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो देखिए इसमें जो है प्रभावित नहीं करेगा संज्ञानात्मक विकास को आपका सामाजिक अनुभव, इसमें जो है आपका प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर वो आपका सेकेंड टू सही है, ठीक है। सामाजिक अनुभव जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो देखिए व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना त्रितंत्रीय सिद्धांत में जो है व्यवहारिक बुद्धि के अंतर्गत आता है, और इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, ये भी सही है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, ये भी आपका सही है। अडैप्टेशन करना, तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये आपका ऑप्शन जो है इसमें गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही, इस ऑप्शन नंबर सेकेंड ही आपका सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चैनल को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने वीडियोज को जो है दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और भी किसी कोई डाउट है किसी प्रश्नों को लेकर, तो आप जो है कमेंट जरूर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसी दौरान जो है आप कोशिश करें कमेंट करने के लिए। वीडियो जब भी आप देखें तो उसमें आप कोशिश करें कि आप जो है कुछ मेरे आंसर बताने से पहले ही जो है आप कमेंट करके आंसर बता रहे हैं, और आपका आंसर सही हो रहा है नहीं, इस तरह से आप खुद का जो है टेस्ट ले सकते हैं। धन्यवाद।